गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। हमने अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स का पेपर था वो देखा और ये भी जानने की कोशिश करी कि उसमें जो करंट अफेयर्स के कुछ चेंजेस थे, जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, तो वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज एरियाज आल्सो जो कि यूपीएससी जहां पर अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछता था और वहां से भी पूछना शुरू कर दिया है। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, चालाकुडी रिवर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट्स के बारे में जानते हुए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्लोबल 3030 गोल्स, स्वदेश दर्शन स्कीम, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट और टैरिफ टाइप बैरियर टू ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हुए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मैप के ऊपर रहने वाला है। चलिए, जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कि आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं, बिकॉज जो कट ऑफ रखी गई है यहाँ पर वो 6 मार्क्स की रखी गई है। तो आप बताएं यहाँ पर कोशिश करके कि कितना यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। कोशिश करिएगा कि 6 या 6 से ज्यादा ही टारगेट सेट करें सो दैट आप उसको अचीव भी कर पाए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो अभी आपके सामने आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एक्सरसाइज अजय वॉरियर। ये जो एक्सरसाइज है, क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और किस किस के बीच की है, ये पूछा गया। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स के तौर पे तो देखिएगा, लेकिन हाँ, मेंस के तौर पे भी इसे आप जरूर समझिएगा, बिकॉज जब आपको पता चलेगा कि ये किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है और अगर उन दोनों कंट्रीज के रिलेशन के बीच कोई क्वेश्चन आता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसे है, कमेंट करिए, तो आप इस एक्सरसाइज का जिक्र जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। 10 सेकंड में आंसर करिएगा, क्या ये इंडिया चाइना के बीच की है, इंडिया रशिया के बीच की है, इंडिया यूके के बीच की है, या फिर इंडिया और यूएस के बीच की है। सोचिए और फिर आंसर करिए। चलिए, सो हियर द 6th एडिशन जो था इस एक्सरसाइज अजय वॉरियर का अभी स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के अंदर, एंड इट इज द इंडियाज यूके जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी को डेवलप किया जा सके, एक्सपर्टीज को लाया जा सके और फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ अपने रिलेशनशिप को फर्दर डेवलप किया जा सके। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि चालाकुडी रिवर को लेकर पूछ रहे। बताएं चालाकुडी रिवर को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि वहां पर क्वेश्चन में डिमांड क्या है, करेक्ट क्या है या इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी चीज पूछी जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर। जो चालाकुडी रिवर है ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है महाराष्ट्र की। एंड अथीरापिल्ली वाटरफॉल जो है वो इसके बेसिकली जो रिवर कोर्स है उस पर सिचुएट करता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ, सोचिए आप इसके बारे में क्या आंसर होगा। अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट है जिन्होंने कॉल ऑफ किया है एक 163 मेगावाट का एथीरा पिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये चालाकुडी रिवर बेसिन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेट करता था। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रपोज 163 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, इसे कॉल ऑफ किया गया। सो द रिवर इज लोकेटेड वेयर, सो रिवर जो है 4th लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है केरला की, ठीक है, केरला के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ केरला जिसके पास आपको जो रेपेरियन वेजिटेशन है वो मिल जाएगा और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, क्योंकि फेमस वाटरफॉल जो है अथीरापल्ली फॉल और साथ साथ वेचरचल फॉल्स जो है वो यहीं पे, चालाकुडी रिवर जो है यहीं पे सिचुएट करते हैं और इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे आते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो कहां पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो लोकेट करता है। तो यहां पर बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड या फिर यूपी के अंदर। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने अप्रूव किया है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसको जो आपका तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ मिला देना चाहिए, दोनों एरियाज को मर्ज कर देना चाहिए, कंबाइन एरियाज को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के तौर पर लेकर आना चाहिए। तो घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनके एरियाज को मिलाकर टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रपोजल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है बेसिकली आपको नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। सो इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द संजय नेशनल पार्क इन द अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, बट पार्क बाद में जाके इसको अलग से नाम किया गया। सतनामी रिफॉर्मिस्ट जो हुआ करते थे गुरु घासीदास जी, उनके नाम पर
ये नाम यहाँ पर रखा गया। इट वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट एंटिटी इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी सरगुजा रीजन जो है वहां पर आपको ये मिल जाएगा व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2001। यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में आपको ये जो आपका नेशनल पार्क है और ये जो रीजन है वो दिखाई देगा। एशियाटिक चीता जो है वो यहाँ पर आपको बेसिकली उसके लिए जो पर्टिकुलर पार्क है वो जाना जाता है, क्योंकि लास्ट नोन हैबिटेट ऑफ एशियाटिक चीता जो था वो यही था। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका बात कर रहा है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्या ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा, यूएनईपी, यूएनएफसीसीसी, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, रिसेंटली 2021 की जो रिपोर्ट है रिलीज करी गई है, और 2019 से जो आपका वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एनुअल रिपोर्ट को लेकर आ रहा है ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस टू प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेकर आई गई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2021 का जो एडिशन था ऑफ दिस रिपोर्ट, इसने फोकस किया है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है, एन इश्यू जो कि अफेक्ट करता है वेरियस कम्युनिटीज को, आप जानते हैं पूरे ग्लोब के अंदर, क्योंकि पानी की जो समस्या कहें कि पानी का जो इशू है दैट इज ऑल परवेसिव, और वो सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर। पूछा गया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एम करता है कि हम सपोर्ट करें चिल्ड्रन को who have lost both their parents or legal guardian to the COVID-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे जो बच्चे अपने माँ बाप को खो बैठे हैं कोविड-19 के चलते हुए, उनको हेल्प करने की बात करी गई है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एट द नेशनल लेवल। सोचिए इसके बारे में, टाइम पीरियड शुरू कर देता हूँ आपका। रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उन्होंने गाइडलाइंस इशू करे हैं पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर, और यहाँ पर एज ए डीसी आप लोगों का भी काफी रोल जो है वो रहने वाला है। बताऊंगा किस तरीके से। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने जब हमारी सेकंड वेव जो थी 2021 के अंदर देखने को मिली, और यहाँ पर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया कोविड-19 की वजह से, उनको यहाँ पर सहायता दी जा रही है फाइनेंशियल तौर पे भी और नॉन फाइनेंशियल तौर पे भी। और यहाँ पे डीसीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो बेनिफिट दिए जाने वो उन तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो या स्कूल के अंदर उनका एडमिशन कराना हो, ये सभी चीजें जो है इंश्योर करानी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑब्जेक्टिव यही है स्कीम का कि एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है तो वो हमें देनी है बच्चों को, एक प्रोटेक्शन जो है वो हमें देनी है बच्चों को, ताकि उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि अभी ना उनका कोई टेक केयर करने वाला होगा, और डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो तो यहाँ पर कोविड की वजह से जा ही चुके हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उनको देना है अप टू द एज ऑफ 23 ईयर्स। ठीक है, 23 साल की एज तक उनको यहाँ पे बेनिफिट देने की बात करी गई है। चाइल्ड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज अगर इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है। तो फिलहाल अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं वो तो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम एट द सेंट्रल लेवल, सो दैट सच चिल्ड्रन वुड गेट द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूपी गवर्नमेंट डीलिंग विद द जुवेनाइल जस्टिस, वो भी यहाँ पर अपना रोल निभा रही है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है दे विल बी द नोडल अथॉरिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो नेशनल लेवल पे देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप लोगों को ये जो रोल है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। उससे पहले मैं आपको एक बार जो 200 डेज की सीरीज इसके बारे में बता देता हूं। बेसिकली आपको अगर बेसिक आइडिया है एनसीईआरटीज वगैरह का, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज, जो कि एक क्रैश कोर्स है 2022 के लिए। ठीक है, तो 2022 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स के लिए 200 डेज की सीरीज में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल शुरू से, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि इसके अंदर जो एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और कुछ लोगों ने पूछा कि सर मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री लिखा नहीं है, सो वी आर अपडेटिंग दैट, बट यस, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री जो वो भी इसके अंदर कवर किया जाने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू कवर किए जा रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको क्लास लेक्चर के थ्रू भी कवर किया जाएगा। और अभी गुड थिंग इज कि यू कैन गेट 50 + 20% डिस्काउंट, और टोटल फेस्ट 50 करके आप यहाँ पर टोटल डिस्काउंट जो है उसको भी ले सकते हैं, और आपका 50 + 20% डिस्काउंट आपको आपकी सीरीज के ऊपर
मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज को लेकर बात कर रहा है। क्वेश्चन 6 बात करता है ग्लोबल 30x30 गोल रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, इसको लेकर कि ये किससे रिलेट करता है। क्या ये G20 ग्रुप से रिलेट करता है, OECD से रिलेट करता है, IPCC से रिलेट करता है, या फिर हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल से रिलेट करता है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। इंडिया ने रिसेंटली अभी जो एक पर्टिकुलर बॉडी है उसको ज्वाइन किया है, जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तभी ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, HAC कहा जाता है इसे शॉर्ट में, High Ambition Coalition for Nature and People. This is basically a group of more than 70 countries which encourage for the adoption of global goal to protect 30x30. यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया कि 30% प्रोटेक्शन देनी है बाय 2030। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन। दुनिया के अंदर जो यहाँ पे लैंड है और ओशन है उसको 30% तक प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, ये टारगेट रखा गया है। और भारत ने यहाँ पर HAC को ज्वाइन किया है, इसी वजह से ये न्यूज थी। वैसे भी आप जानते हैं कि इस बार एग्जाम के अंदर जो आपके एनवायरमेंटल एरिया है उससे काफी सारे क्वेश्चन थे। सो वी आर ऑल्सो वी विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एरिया। हमने लास्ट टाइम भी काफी कवर किए थे, तो उसमें से इस बार आई भी सही काफी सारे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इस बार ध्यान जो होगा और भी ज्यादा एनवायरमेंट वाले एरिया पे दिया जाएगा, बिकॉज यूपीएससी का वो एक फेवरेट एरिया बन चुका है। HAC मेंबर्स करेंटली इंक्लूड मिक्स ऑफ कंट्रीज। इसमें आपको लैटिन अमेरिका की कंट्री मिल जाएंगी, अफ्रीका की मिल जाएंगी, एशियन कंट्रीज मिल जाएंगी, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएगी, और अभी इंडिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। एंड इंडिया इज द फर्स्ट ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक जिसने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेश दर्शन स्कीम। पूछा कि स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर बताएं इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर पूछा कि गलत कौन सा है। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, हो सकता है। इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के ऊपर काम करती है। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने वर्चुअली एड्रेस किया अभी एक कॉन्फ्रेंस को ऑन बुद्धिस्ट सर्किट्स एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम में बुद्धिस्ट सर्किट को एज ए पार्ट बनाया गया, तो इसकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर एड्रेस किया गया हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा। और वैसे भी जानते हैं अभी कोविड के बाद लॉकडाउन खत्म हो गए और कोविड के बाद इकोनॉमी जो ओपन हो रही है, तो वहां पर टूरिज्म जो है उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और टूरिज्म को ओपन करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, रिवेंज टूरिज्म। ठीक है, जो लोग अभी 2 साल से घर बैठे थे, जिन लोगों को अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का ज्यादा शौक था, तो उनके लिए जो टर्म है कि अब वो बेसिकली 2 साल से घर बैठे, अब निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो टूरिज्म जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली जगहों को घूमने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉबली वो पिछले 2 सालों में उतना नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वंस द रिस्ट्रिक्शंस आर गोन, डेफिनेटली टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द ऑल द जो पैरामीटर्स रखे गए, उसके बाद प्रॉबेबली टूरिज्म को यहाँ पर ऑप्ट करेंगे और बढ़ावा भी इसे मिलेगा। खैर, स्कीम जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बाय लॉन्चिंग द स्कीम बोथ द मिनिस्ट्री विल बी एबल टू डेवलप द हेरिटेज साइट। तो ये जो स्कीम है बेसिकली इट इज अ जॉइंट वेंचर, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और यहाँ पर जो हेरिटेज सिटीज हैं उसको भी इसके दायरे के अंदर लाने की कोशिश करी गई। बेसिकली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो पूरी फंडिंग जो होगी वो किसके द्वारा करी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट ना सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2015 में। स्कीम फोकस करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट, जो कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से सर्किट थे? बुद्धिस्ट सर्किट था इसमें, कोस्टल सर्किट थे, डेजर्ट सर्किट थे, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट। तो ऐसे अलग अलग सर्किट इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो बात कर रहा है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 10 सेकंड शुरू कर देता हूं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनेस्को, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को कहा जाता है, इन्होंने लॉन्च किया 2021 की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट हाईलाइट करती है और बेसिकली यूनेस्को के द्वारा पब्लिश करी गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं, जैसे कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में इन्होंने कहा है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है, जो कि 81.61% हुआ करती थी 2001 के अंदर, ये इंक्रीज होकर 93.03% हो गई है 2019 के अंदर। तो जीईआर जो है बड़ा है। प्यूपल टीचर रेशियो, मतलब बच्चों, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उसके पीछे कितने टीचर्स हैं। तो मान लीजिए पहले जो नंबर था
वो था कि अप्रोक्सीमेटली 31 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर होता था 2013-14 के अंदर, लेकिन ये आंकड़ा कम होकर 26:1 हो गया। और ये होना भी इस तरीके से चाहिए क्योंकि देखिए एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, जो टीचर रेशियो वो यहाँ पर कम होना चाहिए, मतलब एक टीचर जो है वो कम से कम स्टूडेंट को केटर करे, ताकि यहाँ पर जो हर बच्चा है वो अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे क्वेरी वगैरह करा सके स्टूडेंट से, टीचर से। तो यहाँ पे टीचर्स जो है उसके अंडर में, अगर मान लीजिए एक टीचर जिसके अंडर में 500 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा उसको। और इसी तरीके से अगर एक टीचर के अंडर में 25 बच्चे हैं तो वो उनको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर समझ सकते हैं आप। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ टैरिफ टाइप ऑफ बैरियर टू ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड को सामने काफी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि टैरिफ बैरियर है। तो टैरिफ नॉन टैरिफ के बीच में आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए, वो अभी पता चल जाएगा कि टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, नॉन टैरिफ कौन से होते हैं। तो लाइसेंस जो है आपको बताना है कि टैरिफ कौन से, तो क्या लाइसेंस टैरिफ है, एड वैलोरम टैरिफ है, इंपोर्ट कोटास एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सोचिए इसके बारे में। इंडिया ने अभी अपनी कंसर्न जाहिर करी थी ओवर द न्यू ट्रेड बैरियर्स सच एज वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन एंड कोविड पासपोर्ट। ये इंपोज करे जा रहे हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, इंपैक्टिंग द मूवमेंट। तो यहाँ पे भारतीयों को अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो वहां पर वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से कि भाई देखो कोवैक्सीन को मानेंगे और यहाँ पे कोविशील्ड को मानेंगे और कोवैक्सीन को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा है कोविड पासपोर्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कंट्रीज के अगेंस्ट में और उन कंट्रीज के लोगों के अगेंस्ट में, और ये ज्यादातर किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। इसी वजह से टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करी गई। जब भी हम अपने सामान को किसी दूसरे देश में भेजते हैं, अगर वहां पर उसके प्राइस को लेकर कोई बैरियर लगाया जाता है तो वो तो टैरिफ बैरियर के अंदर आता है। ठीक है, सो जनरली दो तरीके के बैरियर से, पहला हो गया आपका टैरिफ बैरियर। ठीक है, नाउ दिस इज द मॉनेटरी टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, या फिर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाली कंट्री के चाइनीज जो फोन है वो हमारे देश में ना आए, तो हम क्या करेंगे, टैरिफ बैरियर लगाना है तो हम उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर नॉन टैरिफ बैरियर चाइनीज फोन्स को रोकने के लिए लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके फोन्स के अंदर कुछ ऐसा डेटा गैदरिंग का सिस्टम है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या चीजें आती हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स में नॉन मॉनेटरी थिंग्स आती हैं। ठीक है, इसमें लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटाज हो गया, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की आपने इस चीज को बनाने में क्या लोकल कंटेंट लिया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लिया या नहीं लिया। ठीक है, या फिर हम अपने यहाँ पर इंपोर्ट कोटास लगा देते हैं कि हमें इतना ही इंपोर्ट करना है, इसके बियॉन्ड हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, या लाइसेंस लगा देते हैं। और अभी आपने सुना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि इस कंट्री का ओरिजिन होगा तो इस माल को नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे, अगर किसी कंट्री से कुछ नहीं लेना है तो इस तरीके से कंडीशनैलिटीज लगाई जाती हैं। ठीक है, टैरिफ में उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग वैसे ही ना खरीदें उसको, और नॉन टैरिफ के अंदर इस तरीके की चीजें जैसे लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटास हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये चीजें करी जाती हैं। यहाँ पे एड वैलोरम टैक्स जो है, दिस इज अ मॉनेटरी थिंग, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज करके। और जब ये एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कर दिया जाता है, उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और लोग फिर उसकी कॉस्ट को ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीदेंगे। देखिए लोग चाइनीज फोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कॉस्ट में कम होते हैं। मान लीजिए कि चाइनीज फोन है जो आज 10,000 का मिल रहा है, जिसको लाखों लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसको उसकी कीमत बढ़ा के 50,000 कर दी जाती है या 40,000 कर दी जाती है, तो लोग डेफिनेटली उसकी तरफ उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं होंगे। बिकॉज द ओनली थिंग जो चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से दे यूज द चाइनीज प्रोडक्ट, वो इनकी लेस वैल्यू ही है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीसीसी, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसको लेकर पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये पॉलिटिकल अलायंस है, हो सकता है इट इज एन इकोनॉमिक अलायंस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बहरीन जो है वो इसका एक मेंबर है। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। सो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली एस्टैब्लिश करी गई थी 1981 में, ताकि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन जो है वो यहां पर करी जा सके। ठीक है, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये सभी इसके मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज यस अ पॉलिटिकल एज वेल एज एन इकोनॉमिक अलायंस। तो तीनों स्टेटमेंट सीख होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर फॉल करती हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं अपने लेक्चर को 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो देने वाला हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए रिवीजन जो होगी एक्टिव रिवीजन होने वाली है। सो एक्टिव रिवीजन में ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ वो भी आंसर करिएगा, और जो चीजें आपके सामने स्क्रीन पे उसको लेकर जितनी चीजें याद आती हैं आपको वो मेंशन करते जाएगा। अजय वॉरियर जल्दी से बताएं किस किस के बीच की एक्सरसाइज है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूके। देन आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चालाकुडी रिवर को लेकर था। लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ की है, क्या महाराष्ट्र की है, यस और नो? सो इट इज इन केरला, ध्यान रखिएगा। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर और फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर आता है इन केरला। और यहाँ पर जो दो फेमस वाटरफॉल्स है उसमें अथिरापल्ली और साथ ही साथ वेताचल फॉल्स है वो यहाँ पर लोकेट करता है। देन थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन किया था गुरु घासीदास जी के बारे में, नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। सो पहले ये संजय नेशनल पार्क जो है उसी का पार्ट था अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के अंदर, एंड नाउ इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। सो इट इज ब्रॉट टू यू बाय वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 2021 में लेकर आई गई है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। फोकस किसके ऊपर है, जल्दी से बताएं। यस, द फोकस इज ऑन वाटर। पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर मतलब सेक्टर ही पूरा सेंटर का मींस पूरी फंडिंग भी केंद्र सरकार के द्वारा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मींस बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट इसके अंदर करने वाले हैं। तो कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हुई वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो उसको लेकर आया गया है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और यहाँ पर जो बेसिक रोल रहने वाला वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन का और आप लोगों का डीसीज का रहने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है और आप लोग नोडल ऑफिसर होने वाले हैं, नोडल अथॉरिटी होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जो मिशन यूपीएससी 2022 है 500 डेज की सीरीज है, इसको आप अभी एनरोल करा सकते हैं, और इसके लिए exam.network.com पे जाकर जितनी भी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करी जा रही हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने मेंशन करी हैं। आप अपना फेस्ट 50 कोड जो है इसको जरूर यूज कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। 50 प्लस 20% डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हुए ग्लोबल 3030 गोल के बारे में जानते हैं। जल्दी से बताएं ग्लोबल 3030 गोल रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज को लेकर है ये? यस, सो यहाँ पर ग्लोबल 3030 गोल जो लेकर आया गया है ये रिलेट करता है हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल को लेकर। और यहाँ पर HAC जो है इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ मोर देन 70 कंट्रीज जो कि 30% लैंड को और ओशन को बचाने की कोशिश करेंगे 2030 तक। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन स्कीम में जल्दी से मंत्रालय का नाम मुझे बताएं। तो ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे मंत्रालय जो है वो आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री ही रहने वाली है, मिनिस्ट्री टूरिज्म, और अभी वेरियस एरियाज को ओपन अप किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। थीम बेस्ड सर्किट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा एजुकेशन स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, ये भी देखा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, पीपल टू टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो कम हुआ है, जो कि सही भी है। यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बैरियर टू ट्रेड थे कि टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स मैंने आपको बताया। एड वैलोरम जो है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू जो है वो आपका टैरिफ बैरियर है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था जीसीसी के मैप को लेकर। तो यहाँ पे यस, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस, बहरीन जो है वो भी इसके अंदर एक मेंबर है। चलिए, सो आई होप आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया होगा, कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया होगा। फिर भी कम भी किया तो भी कोई बात नहीं, यू विल सी एन इंप्रूवमेंट अगर डेली बेसिस पे हम एमसीक्यूज को सोल्व करते रहते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज को सोल्व करना अपने आप में एक आर्ट है। खैर, यहाँ पर जल्दी से मुझे बताएं आपने कितना कितना स्कोर किया है, और इसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट एरियाज को देखने वाले। मैं आपसे प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ऐसे, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पर मिल जाएगी। रेपो रेट क्या होती है मुझे बताइएगा। बेसिकली अभी जो आरबीआई है उनके गवर्नर की एक मीटिंग हुई, और उन्होंने वहां पर कुछ अपने पॉलिसी रेट्स के बारे में बात करी, जिसमें कुछ भी चेंज जो है इन दरों के अंदर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, बेसिक रेपो, रिवर्स रेपो रेट ये क्या होती है, ठीक है, मार्जिनल डिस्काउंट रेट क्या होती है, ये सब चीज़ों को पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम काफ़ी बेसिक चीज़ें जो है डेली बेसिस पे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे आज क्वेश्चन है रेपो रेट, ऐसे हम वन बाय वन जो है वेरियस एरियाज को, आस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा अगर आपको पता है। नहीं भी पता कोई बात नहीं, यू कैन गो टू गूगल और वहां पर सर्च करके अपनी लैंग्वेज में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर हम डेली बेसिस पे कमेंट्स के अंदर आंसर करते हैं डेली वन क्वेश्चन को, तो 365 डेज के बाद जब आपका एग्जाम होगा 365 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज जो आप कर ही रहे हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।